Hello dear students, welcome to Radia Community of Economics. कल हमने डिस्कस किया था भाई एक मिनट 83 देखिएगा भाई देखिएगा भाई 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा भाई व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस स्कैटर डायग्राम अपीयर टू फॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिएगा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं अभी फॉल ऑन इफ ऑल पॉइंट ऑन दिस स्कैटर डायग्राम अपीयर टू फॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड टाइप की। ठीक है भाई तो बोल रहा है अभी कि रिलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा या परफेक्ट नेगेटिव रहेगा। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में स्कैटर डायग्राम की शेप जो लेफ़्ट टू राइट है और एक लाइन पर है यानी कि इस तरीके से शो हो रही है भाई दिस एक लाइन पर शो हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं देखिएगा। एक बार मैं सभी डायग्राम्स को एक साथ करता हूँ भाई देखिएगा। देखिएगा भैया क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा होगा अगर स्कैटर डायग्राम में स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉल हो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ भाई, लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ, यानी कि इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है रिलेशन कैसा रहेगा अगर शेप है इस तरीके की, अगर इसके जैसी शेप है तो उसके अंदर होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इस तरीके की शेप है, ये देख रहे हो ना आप स्कैटर्स जो है वो बाहर की तरफ है, ये तो क्या अभी एक लाइन के ऊपर है यानी कि डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तो उसको बोलते हैं दोनों के बीच में रिलेशन और कैसा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव अपवर्ड है तो कैसा रिलेशन अभी पॉजिटिव, और कौन से वाला पॉजिटिव, परफेक्ट वाला, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल कम है। और यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच में इनमें जो है स्कैटर यानी कि जो फैलाव है इनका वो बाहर की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में डायग्राम की शेप दिस, नेगेटिव कोरिलेशन हो तो दिस, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में शेप दिस, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शेप। समझ रहे भाई, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शेप, उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर भी थे चारों डायग्राम्स को भाई इसके क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई द कंबाइंड liabilities of center and state government as a percentage of GDP during the 2 years 2016 and 17 consolidated is at बोल रहा है भाई कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ यानी कि देनदार या उधारी कितनी है 2016-17-18 की पूछ रहा है भाई। तो करंट टाइम में इनकी कितनी है भाई, करंट टाइम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़, कंबाइंड लाइबिलिटीज़ आपको मैं लिखवा चुका हूँ भाई पहले, शायद एक बार दोबारा लिख लीजिएगा भाई।
ये आपको कल लिखवाऊंगा भाई 61 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको मैं शायद लिखवा चुका हूँ डाटा पीछे, तो आप उसमें देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दूंगा अभी कल आपको, अब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखो भाई, द मेन काज ऑफ कमर्शियल बैंक, द मेन काज ऑफ कमर्शियल बैंक फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनएप्रोप्राइट लोन्स टू बैंक इनसाइडर। ये बोल रहा है भाई कमर्शियल बैंक के फ़ैन होने का एक कारण ये है भाई, मेन कारण कि इनएप्रोप्राइट लोन्स दे दिए गए हैं बैंक के अंदर, बैंक वालों ने जो है इनएप्रोप्राइट लोन्स को भी प्रोवाइड करवा दिया है, इस वजह से जो है बैंक फेल हो चुके हैं कमर्शियल बैंक। बिल्कुल भाई ये बात तो है, बिना सिक्योरिटी के, बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए अगर लोन देंगे तो बैंक फेल होंगे भाई। अब उसका रीज़न क्या बोल रहा है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज़, बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आर प्रोवाइडेड लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। नहीं भाई ये तो इसका रीज़न नहीं है। हाँ ये बात ठीक है भाई कि जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको लोअर रेट पर इंटरेस्ट रेट, यानी कि लोन जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। बोथ आर करेक्ट बट नॉट दी राइट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैरर डोमर कंसिडर ए फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जीडीपी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू हैरर डोमर मॉडल। डायरेक्टली ऑन द नेशनल नेट सेविंग रेट, यस भाई सेविंग रेट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्लियर। इन्वर्सली ऑन द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई ये, एक्सेलरेटर की। अरे कैपिटल आउटपुट रेशो किसकी बात कर रहा है भाई ये, एक्सेलरेटर की। उस पर क्या बोल रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड करेगी, इन्वर्सली डिपेंड करेगी, यस भाई। अरे कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है, एक कमोडिटी को तैयार होने में कितनी कैपिटल की, यानी कि 3/1 कैपिटल आउटपुट का रेशियो। यानी कि अगर एक्सेलरेटर 3 है तो इसका मतलब क्या है भाई कि एक कमोडिटी को तैयार होने के लिए 3 कैपिटल्स की आवश्यकता है। अगर जितना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा उतनी ही जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी भाई। तो इन्वर्सली रिलेट करेगी किसके साथ, कैपिटल आउटपुट रेशियो के साथ। तो बी वाला भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी पढ़ते हैं। डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात नहीं करता, इन्वर्सली ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ नो भाई। तो ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो क्या बोल रहा है भाई, वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर फंक्शन कौन सा होगा। कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर पूछा हुआ था एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताइएगा, पावर फंक्शन बताइएगा, लीनियर फंक्शन बताइएगा, क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन तो अब कौन सा पूछा, एलपीपी से क्वेश्चन, यानी कि लीनियर फंक्शन की बात करेगा भाई। तो बोल रहा है कौन सा हो गया, तो पावर फंक्शन हो गया, इसमें एक्स और वाई आ गया, ये भी पावर फंक्शन हो गया। तो कौन सा होगा, मिनिमम ऑफ जेड 5x इज मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 2y, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी। बिटवीन ए कंट्रीज पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। कौन दिखाता है भाई, अरे कौन दिखाता है, कुछ नेट्स करो। ए ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्री पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अरे देखिएगा ये कम्युलेटिव इनकम लेके चलता है, कम्युलेटिव पॉपुलेशन लेके चलता है। यहाँ पे मान लीजिए यूएसए है, यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिएगा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, यहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद भी अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्रॉस सेक्शन डाटा के ऊपर बेस्ड है। कुजनेट्स कर्व इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ए चेक। अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम जो है कितनी पेनल्टी लग सकती है, लिख लीजिएगा भाई। 1988 के अंदर आया था भाई, ये 1988 के अंदर 1988 में आया था भाई। और किस एक्ट के अंतर्गत है भाई, इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस एक्ट के अंतर्गत है, 1881 के तहत, क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट नंबर 1881 के अकॉर्डिंग देखिएगा, लिख लीजिएगा भाई। द पर्सन इशूइंग दी डिसहोनर्ड, द पर्सन इशू, अगर कोई पर्सन डिसऑनर्ड तरीके से चेक को इशू कर देता है तो उसके ऊपर लिख लीजिएगा भाई, द पर्सन इशूइंग द डिसऑनर्ड चेक कैन बी पुनिश्ड विद इम्पर्सनमेंट
IMPRISONMENT इम्परसनमेंट अप टू 2 ईयर्स, यानी कि कितने तक, 2 साल तक जेल हो सकती है। इम्परसनमेंट अप टू 2 ईयर और विद 5, 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है भाई। विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ, और कितना फ़ाइन भी पे कर सकता है भाई साथ में, वो जितने का चेक था उसका डबल। क्लियर, और ये दोनों भी हो सकता है भाई, सज़ा भी हो सकती है और जो अमाउंट की जो डबल राशि है वो भी पे करनी पड़ सकती है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा भाई, 2 ईयर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा भाई। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 इज लेबर। देखिएगा भाई, हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। क्या बोल रहा है भाई कि हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी। बिल्कुल भाई, अरे करेंसी फॉर्म में तो सिर्फ हाई पावर मनी होती है, इसी को बाद में कन्वर्ट करके अदर फॉर्म बनती है मनी की। क्लियर भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अरे देखिएगा, हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। क्लियर, हाई पावर्ड मनी अरे हम बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, उसके बदले हमें डीडी मिल जाता है। क्लियर है, हम कहीं और जमा करवाते, बॉन्ड्स में किसी प्राइवेट कंपनी में जमा करवाते, तो उसके बदले हमें बॉन्ड परचेज कर लिए मान लो हमने, तो वो हमें क्या देता है? बॉन्ड दे देता है भाई कि 1 साल बाद आपको 110 रुपये मिलेंगे। वो भी एक करेंसी की फॉर्म में काम करेगा भाई, समझ रहे हो? तो ऐसा सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? हाई पावर्ड मनी की वजह से। हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या बोल रहा है भाई? क्योंकि क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक। अरे बात तो ठीक है, क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि हाई पावर्ड मनी से जो ऑल फॉर्म बनती है, उसका कारण ये नहीं है। क्लियर, तो बोथ करेक्ट है, बट राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। देखिएगा भाई, युगपत समीकरण पूर्व ग्रह। देखिएगा भाई क्या बोल रहा है भाई, युगपत समीकरण पूर्व ग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हल सही उत्तर है? यानी कि 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो क्या पूछा गया भाई? साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर बायस्ड हो। देखिएगा पूछा क्या गया भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर बायस्ड हो जाए तो उनके निम्नलिखित में से कौन सा, इसके ऊपर लिखिएगा भाई आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हर बार पूछता, लिखो इसके ऊपर कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई हो जाए, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई हो जाए साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर। अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन है और इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर दूं, तो क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे? लिख लीजिएगा, अनबायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा भाई? अनबायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। लिख लीजिएगा भाई, ILS अप्लाई कर दिया जाए साइमल्टेनियस इक्वेशन पर, तो रिजल्ट निकल कर आएगा इनकंसिस्टेंट एंड अनबायस्ड। अगर मैं OLS अप्लाई कर दूं साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? बायस्ड और इनकंसिस्टेंट। बायस्ड हो जाएगा OLS के अंदर, ILS के अंदर क्या होगा? अनबायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। लिख लिया भाई। अब एक नया पूछा गया अभी आपसे कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस हों तो हम कौन, यानी कि निम्नलिखित में से हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड हो जाए तो हम यूज़ करते हैं 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का। क्लियर भाई, तब हम किसका यूज़ करेंगे भाई? 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का। क्लियर भाई, अरे लिख लीजिएगा भाई इस पर ये तीनों। नेक्स्ट चलिएगा भाई, अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है भाई? 0.8%। एंड टोटल राइडरशिप पर डे इज़ 1.5 लाख। ठीक है भाई। इफ़ प्राइस ऑफ बस राइड्स, बस का जो किराया है वो कितना बढ़ा दिया गया भाई? 5%। 5% बस का किराया बढ़ा दिया। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना इफेक्ट करेगी? 5 का 8%। अरे 5 का 8, 5 × 0.8 करूँगा तो मैं कितना भाई? 4% इफेक्ट करेगी। क्लियर भाई, 4% इफेक्ट करेगी भाई। अरे क्लियर ना, 4% इफेक्ट करेगी। द चेंज इन टोटल मेट्रो राइड्स। अरे देखो समझने की कोशिश करो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है 0.8। टोटल राइडरशिप कितने हैं? टोटल राइडर है 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख जो है दिल्ली के राइडर्स हैं। और तो मेट्रो जो है वो सब्सिट्यूट है ना बस का। अरे मेट्रो जो है वो बस का सब्सिट्यूट है। तो ये बोल रहा है बस वालों ने किराया बढ़ा दिया 5%।
तो सिंपल सी बात है, बस वाला ने बढ़ा दिया तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? मेट्रो में लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.8, तो 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4% आएगा। और तो इसका मतलब 4% जो है वो पैसेंजर बढ़ जाएंगे, किसके? मेट्रो वालों के। टोटल राइडर्स कितने बढ़ जाएंगे भाई? 4% और बढ़ जाएंगे। 1.5 यानी कि 1.5 लाख का 4% कितना आ जाएगा भाई? 6000। क्लियर भाई? 6000 समझ में आ गया ना भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ये बोल रहा है अभी उस इन्वेस्टमेंट को बताओ जो हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। तो जब आपको मैक्रो शुरू करवाई थी उस टाइम आपको बताया होगा भाई कि नेशनल इनकम के अंदर हम उसी को काउंट करते हैं जो तीनों प्रोसेस के अंदर से जाए, प्रोडक्शन के अंदर से भी, इनकम के अंदर भी, और एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, तीनों प्रोसेस से जो गुजरे वही नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, अब ये बोल रहा है, ये बताइएगा इनमें से कौन सा होगा। तो देखते हैं भाई इनमें से कौन सा होगा। बाइंग ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, हमने कोई नया घर खरीदा है खुद के लिए। क्लियर भाई? नया घर खरीद लिया भाई, तो वो हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, बाइंग ऑफ न्यू शेयर्स, बाइंग ऑफ न्यू शेयर परचेज कर लिए। बाइंग ए न्यू कार बाय ए पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, यस। बाइंग ए न्यू कार बाय ए हाउस होल्ड, देखिएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अभी एक नया घर खरीद लिया भाई हमने, तो उससे देखिएगा जिसने नया घर बनाया भी उसने प्रोडक्शन भी किया भी नए घर का, अरे कंस्ट्रक्शन भी किया भी उसने नए घर का। क्लियर है? तो जिसने वो खरीदा उसका खर्चा हुआ है और जिसने वो बेचा उसकी इनकम भी है, तो तीनों प्रोसेस से गया भाई। फर्स्ट ऑप्शन तो तीनों प्रोसेस के अंदर से गुजरा है, तो ये बात तो ठीक है। अब सेकंड देखिएगा, बाइंग ऑफ न्यू शेयर, कि हमने नए शेयर खरीद लिए, तो इससे इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। क्लियर? ये तो सिर्फ एक तरीके से स्पेकुलेशन है भाई, मनी को बेचना। क्लियर? में मनी कलेक्ट करने की, तो बाइंग ऑफ न्यू शेयर को खरीदना इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोडक्शन को शो नहीं करता। इससे एक्सपेंडिचर भी हो जाता है और इनकम भी हो जाती है, लेकिन इससे क्या नहीं होता भाई? इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये काउंट नहीं होगा। बाइंग ए न्यू कार, नई कार परचेज करें हम पब्लिशिंग हाउस से, तो वो हमारा खर्चा है, इससे जिसने उस गाड़ी का निर्माण किया है उसकी इनकम हुई है, और इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुआ एक कार का भाई, और जिसने बेची है उसकी इनकम, और जिसने खरीदी है उसका एक्सपेंडिचर, तो ये भी आएगा भाई। अब डी वाला देखिए, बाइंग ए न्यू कार बाय ए हाउस होल्ड, अगर हम किसी हाउस होल्ड सेक्टर से एक कार परचेज कर लेते हैं तो इससे क्या हुआ? इससे प्रोडक्शन तो इकोनॉमी में हुआ नहीं भी, क्योंकि प्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका है कार का। अरे अगर हम कोई पुरानी कार परचेज करेंगे किसी से तो उससे जो है प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज डी। नेक्स्ट चलिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट भाई, देखिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉकिंस साइमन कंडीशंस। एक मिनट भाई, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओकन साइमन कंडीशंस। ओकन साइमन कंडीशन बताइएगा कौन सी है। डिटर्मिनेंट ए शुड बी पॉजिटिव, कि डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। डिटर्मिनेंट आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, आई माइनस ए मैट्रिक्स शुड बी पॉजिटिव, तो डिटर्मिनेंट आई माइनस ए शुड बी नेगेटिव। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? और डिटर्मिनेंट आई माइनस ए शुड बी, ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर है?
डिटर्मिनेंट ए का कोई रोल नहीं होता, क्या होता है अभी आई माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, क्लियर अभी। तो ये पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी क्या होते हैं पॉजिटिव, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं नेगेटिव, क्लियर अभी। अगर इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप देख सकते हो अभी यूट्यूब चैनल से डिटेल के अंदर एक बार। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा अभी, एक मिनट भाई, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, सॉरी सी आंसर अभी इसका, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पूछ रखी है भाई। रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 पर एनम, ईयरली इंक्रीज करे। रेट एट विच बर्थ रेट इंक्रीज पर 1000 पर एनम, रेट एट विच बर्थ रेट, अरे देखिएगा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पूछ रही है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वो रेट जिस पर पॉपुलेशन इंक्रीज करे 1000 पर ईयर के हिसाब से। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज करे तो वो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन को शो थोड़ी करेगी, तो ये तो आएगा नहीं। रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 10,000, गलत भाई, 1000 पर होती है। रेट एट विच फर्टिलिटी रेट नो, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोरोविंग्स, गवर्नमेंट की बोरोविंग्स की फॉर्म कौन कौन सी है। ड्रॉविंग फ्रॉम ट्रेजरी, अरे ट्रेजरी से ले सकती हैं भाई बिल्कुल। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स छाप कर भी उधार ले सकती है भाई। अरे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, गवर्नमेंट जो है नए करेंसी नोट्स कर भी बोरो कर सकती है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर, क्लियर। 2016 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको करेंसी नोट को छाप कर जो है पैसा नहीं ले सकती। बोरोविंग फ्रॉम नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यस। बोरोविंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, यस। तो सभी हैं भाई मेथड, गवर्नमेंट जो है सभी मेथड से बोरो कर सकती है। नेक्स्ट चलिएगा भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रैशनल एक्सपेक्ट, देखिएगा सबसे पहले क्लासिकल थॉट आएगा ना, तो क्लासिकल पहले तो आंसर आएगा डी आंसर। क्लासिकल उसके बाद में क्या, केंजियन फर्स्ट, केंजियन के बाद मोनेटरिस्ट और फिर आएगा रैशनल एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा अभी, एक मिनट भाई, देखिएगा भाई, ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कास्ड बाय, कि अगर लेबर का जो डिमांड कर्व वो शिफ्ट हो जाए लेफ्टवर्ड तो क्या सिचुएशन होगी, इंक्रीज़ करेगी वेज रेट डिक्रीज़ करेगी, या इंक्रीज़ इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या डिक्रीज़ इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अरे लेबर का डिमांड करो, क्या होता है लेबर का डिमांड करो, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट करो। देखिएगा AFC MFC MRP कराओ, लेबर का डिसीजन हो गया अभी कि हम लेबर की कितनी डिमांड करें, क्लियर है। तो अब देखिएगा ये बोल रहा है कि अगर MRP कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर वेज है भाई और यहाँ पर लेबर, तो अगर लेबर का डिमांड कर्व जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या है भाई, ये MRP कर्व है, MRP कर्व लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब क्या, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती जा रही है, डिक्रीज़। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती जा रही है भाई, डिक्रीज़ होती जा रही है, क्लियर है। तो लेबर का डिमांड कर्व जो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कब होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज़ होती जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट चलेगा, अब देखिएगा भाई, इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज़, रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी पर बिल्कुल 100% श्योर हो भाई, किसके साथ मैच करवाओगे, गेम थ्योरी के साथ। तो सी का डी भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा, समझे। तो अब देखिएगा इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज़, तो प्राइवेट मार्केट जो है एक्सटर्नलिटीज़ के साथ डील करती है, कॉस्ट थ्योरम, रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स, एक मिनट भाई
रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू किसके साथ मैच करेगा भाई, लाफर कराओ। अरे टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन दिखाया था लाफर कराओ ने। कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये क्या होता है, डेड वेट लॉस। क्लियर, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्लियर है ना। प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम लेवल से प्राइस को जब ऊपर कर देते हैं अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। और इक्विलिब्रियम प्राइस से जब प्राइस लेवल जो डाउन होता है उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम, कि आउटपुट की ग्रोथ जो है वो कैसे होगी न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल मेथड। तो देखिएगा भाई कॉमन सेंस का सिंपल सा क्वेश्चन होगा, पढ़ के देखिएगा क्या बोल रहा है भाई। इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि अगर लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाए क्वालिटी बढ़ जाए तो ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी भाई। इंक्रीज इन कैपिटल बढ़ जाए प्रति लेबर के पास अगर कैपिटल बढ़ जाए तो भी ग्रोथ होगी, यस। एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अंदर। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, यानी कि लेबर एफिशिएंट, एल को जब ई से मल्टीप्लाई करवाया था ना सोलो मॉडल के अंदर, एफिशिएंट लेबर, यानी कि अगर लेबर एफिशिएंट हो जाए, एक पहले तो क्या था भाई वो एक ऑटो से 500 रुपीज़ पर डे कमा रहा था, लेकिन अब लेबर एफिशिएंट हो गई है तो वो सेम ऑटो से 1000 पर डे कमा रही है, तो इसका मतलब क्या, लेबर क्या हो गई, एफिशिएंट। चलिए इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ए बी एंड डी। नेक्स्ट चलिएगा, बेस्ड ऑन दी ऑर्डर कंडीशन स्टेट वेदर द फर्स्ट इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। देखिएगा भाई आइडेंटिफिकेशन मॉडल से क्वेश्चन है, अब की बार इक्वेशन को चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था, एक क्वेश्चन था उसी को बार बार घुमा फिरा कर पूछते थे। अब देखिएगा अब की बार इक्वेशंस को चेंज कर दिया गया है भाई, और पूछ लिया गया आपसे कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या सिचुएशन है। तो क्या है भाई, सबसे पहले पूरे मॉडल के अंदर 3 इक्वेशन है, वेरिएबल्स को काउंट कर लीजिएगा सभी को। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, बस भाई 6 वेरिएबल्स हैं भाई टोटल वेरिएबल 6। टोटल वेरिएबल के अंदर से जिस इक्वेशन के को आइडेंटिफाई करना उसके माइनस कर देते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन को बोला है अभी इसने, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 6 - 4 इक्वल टू क्या करते हैं, टोटल इक्वेशन -1, 3 इक्वेशन है उसके अंदर से 1 माइनस कर दें, यानी कि 2 = 2। तो क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वल आइडेंटिफाइड, यानी कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, तो सी आंसर हो जाएगा भाई। इसी तरीके से सेकंड का पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे, थर्ड का पूछ सकता है, तो इनको कर लीजिएगा एक बार आप खुद, सेकंड और थर्ड को। नेक्स्ट देखिएगा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किससे मैच करवाओगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, लाइफ साइकिल फ्रैंको मोदिग्लियानी, यानी कि डी का तो 1 होगा भाई, तो 2 ऑप्शन कैंसिल। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केंज का भाई, सी का 2 होगा, तो आंसर इज लास्ट, डी आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी ठीक है भाई, सी आंसर हो जाएगा ना। अरे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एक मिनट भाई दोबारा देखिएगा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन की, ठीक है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूजनबरी की। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जेएम केन्स की, सी का 2, सॉरी डी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा भाई, सिग्नोरिज इन बैंकिंग सिस्टम। सिग्नोरिज का मीनिंग पूछा गया है भाई, शायद ये पीछे आया था उस टाइम आपको लिखवाया था भाई, करेंसी प्रिंटिंग की जो को करने को क्या बोलते हैं, सिग्नरिंग, क्लियर है। तो अब लिख लीजिएगा भाई, एक तो होती है एक्सट्रेंसिक वैल्यू, एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू। एक्सट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू। अब देखिएगा एक्सट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ का नोट है, तो वो कितने में चलेगा, 100 रुपीज़ में, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि उसकी बाहरी वैल्यू कीमत कितनी है, 100 रुपये। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है कि 100 रुपये के नोट को, 100 रुपये का नोट जब तैयार किया गया तो उसके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आई, कितनी लागत से 100 रुपये का नोट तैयार हुआ, उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक, आंतरिक लागत। 100 रुपये का, मान लीजिए 100 रुपये का नोट्स बनाने के लिए कागज़ भी लगा था, मशीनों का खर्चा भी है, 3-4 रुपये, मान लीजिए 3 रुपये का खर्चा आ गया अभी 100 रुपये के नोट को छापने के लिए, उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। अरे समझो क्या भाई, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, नोट को छापने में लगा खर्चा, और एक्सट्रेंसिक वैल्यू जो उस नोट के ऊपर छपा होता है, 100 रुपये, 1000, 2000 जो, क्लियर। तो अब देखिएगा बोल रहा है अभी, सिग्नोरिंग इन बैंकिंग सिस्टम मीन्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करेंसी
विद इन ए गिवन इकोनॉमी, क्या बोल रहा है भाई, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करेंसी विद इन ए गिवन इकोनॉमी, यस द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी, फेस वैल्यू का मतलब होता है एक्सटेंसिक वैल्यू यानी कि जो दिखाई देती है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, और उसको प्रोवाइड करवाने की कॉस्ट, बिल्कुल भाई, तो उसको भी सिग्नलाइजिंग बैंकिंग सिस्टम ये भी दिखाता है भाई, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग एटीएम्स, नो भाई ऐसा कुछ नहीं है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड इन इकोनॉमी, नो, तो ए एंड बी आर करेक्ट, क्लियर अभी। ये एक्सटेंसिक वैल्यू एंड इंटेंसिक वैल्यू भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक मिनट भाई, देखिएगा भाई 81 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, कि आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो देखिएगा भाई, टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर, तो बताइएगा भाई। अरे देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया भाई कि आईएमएफ का कौन सा कार्य नहीं है, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, यस, बैलेंस्ड, टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, अरे बीओपी के लिए लोन देता है आईएमएफ, बिल्कुल, टू इंश्योर एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रहे इसके लिए, बिल्कुल, टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा कुछ नहीं था, तो डी आंसर आ जाएगा अभी इसका, नोट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अब 82 नंबर क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मीनिंग है भाई, नंबर ऑफ मेल पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल गलत भाई, मेल मेल का थोड़ी होगा, नंबर ऑफ पर्सन, यस, पर क्यूबिक, गलत भाई, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई, 83 नंबर क्वेश्चन, द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट प्राइस ड्यूरिंग 2021-22, तो कितना है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर का, सॉरी किसका पूछा गया अभी, सर्विस सेक्टर का आपको लिखवा रखा है भाई 57 पॉइंट समथिंग, एग्रीकल्चर का भी 14 के समथिंग और इंडस्ट्रीज का 28 के समथिंग है, क्लियर, तो उसको कर लीजिएगा भाई अच्छे से, तीनों सेक्टर्स का शेयर कितना कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, एक मिनट भाई, ये अभी लैपटॉप में प्रॉब्लम की वजह से, देखिएगा भाई, देखो भाई, सैंपल मीन, तो सैंपल का मीन किससे मैच करेगा भाई, स्टैंडर्ड, अरे मीन के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता, देखिएगा सैंपल का मीन किससे मैच करवाओगे भाई, दिस स्टैंडर्ड एरर, सैंपल मीन, सैंपल का वेरिएंस क्या होगा, अरे ये तो क्या है भाई, सैंपल का मीन, वेरिएंस क्या होगा भाई, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, तो ये सैंपल का वेरिएंस को शो कर रहा है। अब देखिएगा ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन्स, तो नए कॉन्सेप्ट आए भी, सी और डी देखिएगा, डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन, दो इंडिपेंडेंट सैंपलों के मीन का डिफरेंस क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबलों के सैंपल का मीन क्या होगा, तो उसको हम किससे शो करेंगे भाई, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर
सिग्मा टू स्केयर डिवाइड यानी कि सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्केयर बाई डिवाइड बाई n2 यानी कि सेकंड सैंपल का नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है भाई, तो ये किससे मैच करेगा मेरा, इससे। और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या था, सैंपल के मीन के बीच में डिफरेंस, और ये क्या है, डिफरेंस किसके बीच में, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, इससे। तो ये फॉर्मूलेज है अभी उनके, तो इनको अच्छे से कर लेना भाई याद। ठीक है भाई, तो इसका आंसर देख लेना भाई क्या आएगा। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फोर्थ है, और फोर्थ का फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा भाई, ISLM कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। ISLM कर्व जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं भाई। ISLM कर्व, एक मिनट भाई। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल भी गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम भी होता है, मनी मार्केट का भी होता है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। कैपिटल मार्केट नो, फॉरेन ट्रेड नो, तो ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन भाई, देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन को। ए ग्रोथ मॉडल इन विच देर आर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ईच फैक्टर, फैक्टर पर क्या लग रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड एक्सोजेनियस टेक्निकल चेंज दैट जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कौन सा मॉडल है भाई जिसमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू तो स्केल लगे और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो सोलो ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा है भाई। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सोलो ग्रोथ मॉडल। देखिएगा भाई, सोलो मॉडल डी आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो नेशनल इनकम को गिवन इक्वेशंस में से कौन सी शो कर रही है, सी प्लस आई प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एस, सी वाई इजक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यस, क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट चलिएगा, 87 बाई 88 नंबर क्वेश्चन। Given below are two statements. Growth in infrastructure is considered as an essential prerequisite for stepping up GDP growth. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जीडीपी में ग्रोथ के लिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं भैया। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या देखिए, इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। यस भाई, इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मुलेशन का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत स्टेटमेंट सिंपल सी है, करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन। असर्शन क्या बोल रहा है भाई, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, ए मैट्रिक्स गिवन है भाई, इसका ये बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। देन डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स 0 सिंस ऑल एलिमेंट्स इन कॉलम सेकंड आर 0। ये बोल रहा है क्योंकि सेकंड कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है। ठीक बात है। अब ये रीज़न क्या दे रहा है अभी देखिएगा, क्यों। एक मिनट भाई, क्योंकि देखिएगा भाई रीजन में क्या बोल रहा है, लैपलेस एक्सपेंशन परमिट्स इवेल्युएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम। अरे दिख रहा होगा भाई सभी को, लैपलेस एक्सपेंशन परमिट्स इवेल्युएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम। तो ठीक है भाई, लैपलेस एक्सपेंशन क्या होता है अभी, डिटर्मिनेंट को फाइंड करने की विधि को ही क्या बोलते हैं कि उसकी जो मेथडोलॉजी है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैपलेस एक्सपेंशन। जैसे हम निकालते हैं ना 5 इंटू दिस कैंसिल 1 इंटू 0, यानी कि ये मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं 0 इंटू दिस कैंसिल ये मैट्रिक्स आ जाएगी।
उसके बाद 3 इंटू ये कैंसिल दिस क्लियर। तो जिस मेथडोलॉजी से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैपलेस एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं भाई, क्योंकि लैपलेस जो एक्सपेंशन है यानी डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने का जो मेथड है वो किसी एक रो या एक कॉलम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है, इक्वल टू 0। क्लियर। तो बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन है भाई। तो आप गूगल करके भी देख सकते हो भी लैपलेस एक्सपेंशन क्या होता है। तो जब आप गूगल करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने की पूरी मेथडोलॉजी दिख जाएगी। क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, लैपलेस एक्सपेंशन। 1 मिनट। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। कंपेयर टू ए सर्टेन पॉइंट ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ए पॉइंट अबव दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट। देखिएगा भाई, जनरल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये आइसोक्वांट। अब ये देखिएगा क्या बोल रहा है भाई, कंपेयर टू ए सर्टेन पॉइंट ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर कोई सर्टेन पॉइंट है, ए पॉइंट अबव दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व, कॉन्ट्रैक्ट कर्व से ऊपर, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है, ए पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट कर्व से ऊपर जो पॉइंट है वो मोर एफिशिएंट होता है। अरे अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसी ए पॉइंट का बी पॉइंट से, तो कौन सा पॉइंट ज़्यादा बेटर है, बी पॉइंट बेटर है ए से। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट अबव दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट, कि ए पॉइंट जो वो बेटर है बी से। तो ए तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है अभी ये तो। ठीक है भाई। अब बी वाला देखिएगा तो आंसर तो यहीं से निकल गया भाई कि ये अगर हमारा गलत है तो इसमें तो बहुत करेक्ट बोल रहा है, इसमें भी बहुत करेक्ट, इसमें ए करेक्ट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। अब देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज द सेम ऑफ फॉर बोथ इंडिविजुअल्स। ये दो इंडिविजुअल की सेंस में है भाई, यानी कि यूटिलिटी की सेंस में बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर लोकस ऑफ पॉइंट, यानी कि जिन पॉइंटों से के मैच से ये बनता है उसके हर पॉइंट पर क्या दिखाता है भाई, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, सेम। अगर मैं एक व्यक्ति की यूटिलिटी को कम करूँगा तो दूसरे एक व्यक्ति की यूटिलिटी को कम किए बिना दूसरे व्यक्ति की यूटिलिटी को नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं एक व्यक्ति की यूटिलिटी 2 कम करता हूँ तो दूसरे व्यक्ति की यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी, 2 ही बढ़ेगी। अगर मैं प्रोडक्शन की सेंस में बोलूँ, अगर मैं एक कम्युनिटी का 2 प्रोडक्शन कम करता हूँ तो दूसरे का कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा। यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, सेम होती है कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर। तो आर तो ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये था भाई हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर भाई। कल हम करेंगे भाई 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और साथ के साथ हम करेंगे भाई 2016 वाला भी, ठीक है भाई। 50-60 क्वेश्चन हम 2016 वाले से करेंगे और 30 क्वेश्चन करेंगे हम 2021 के पेपर से, ठीक है भाई। आज इतना ही कीजिएगा भाई। थैंक यू भाई।